नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AKS करियर एग्जाम स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी संस्कृत की पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं और आज की हमारी 4th क्लास है। जिन्होंने भी लास्ट की 3 क्लास नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और, पहले 3 क्लासों को देखिएगा, उसी के बाद आपको जो 4th क्लास है वह समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और इतनी अच्छी अच्छी क्लासें आती हैं। दोस्तों, एक मोटिवेशनल क्वेट से आप सभी लोगों के लिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल दोस्तों, कभी भी कोशिश करना ना छोड़ें, क्योंकि दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, संस्कृत की जो पेडागोजी है उसमें हमारी संस्कृत शिक्षण की विधियां चल रही हैं। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों 3 प्रकार की विधियां हैं संस्कृत में, परंपरागत या प्राचीन, नवीन, आधुनिक, और जो वर्तमान समय में चल रही हैं नवीनतम, उपागम। तो ये सभी को करेंगे और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है परंपरागत या प्राचीन। तो देखेंगे दोस्तों, परंपरागत या प्राचीन की 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? पाठशाला विधि, और जिसको क्या कहा जाता है, गुरुकुल परंपरा। और साथ में उसका एक और क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि। तो दोस्तों, जो पाठशाला विधि है या इसको गुरुकुल परंपरा कहते हैं, यह तो हम पढ़ चुके हैं पूरी तरह से। इसके कितने 10 भेद हैं, पूरे के पूरे जो लास्ट क्लासेस 3 हैं उनमें पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण अनुवाद विधि। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है व्याकरण अनुवाद विधि। दोस्तों, जो पाठशाला विधि है, गुरुकुल परंपरा है, उसके 10 के 10 भेद ये हैं, देख लीजिए। एक बार और बता देता हूँ। मौखिक एवं व्यक्तिगत विधि, सूत्र विधि, परायण विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, कथाकथन विधि, कक्षानायक विधि, व्याख्या विधि, भाषण विधि या फिर व्याकरण विधि। ये 10 के 10 हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि आज का हमारा टॉपिक है। और दोस्तों, जो प्राचीन व परंपरागत विधि हैं आज हमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। जितने भी भेद हैं सभी को देख लिया है 4 क्लासेस में हमने। आज की जो 4th क्लास है, इसको मिलाकर टोटल जो हमारी परंपरागत और प्राचीन है वह समाप्त हो जाएगी। और कल से हमारी जो नवीन है या आधुनिक, उनको पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भंडारकर विधि या इसको क्या, व्याकरण अनुवाद विधि, इसका एक नाम क्या है, भंडारकर विधि भी इसको कहा जाता है। देखेंगे दोस्तों क्या है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यह विधि 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा विकसित शिक्षा पद्धति का ही रूप है। बिल्कुल दोस्तों, जो व्याकरण अनुवाद विधि है वह जो 1845 में लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत में नवीन शिक्षा पद्धति को लाया गया था, उसी का क्या है दोस्तों, विकसित रूप है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, एक बात और बता दूं, जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसको भंडारकर विधि भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। तो दोस्तों, क्यों कहा जाता है देखेंगे। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा इस विधि का प्रारंभ किया गया, इसलिए इसे भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। कितना अच्छा पॉइंट है दोस्तों, कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि भंडारकर विधि क्यों कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो विधि है व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि, उसको एक विद्वान थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, उन्हीं के द्वारा इस विधि का प्रारंभ किया गया था। इसी वजह से इसे भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। भंडारकर उनका सरनेम था, इसी वजह से इस विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है, क्योंकि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा ही यह विधि लाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों। इस विधि पर डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने 2 पुस्तकें लिखी। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि हम अभी देख चुके हैं, जो भंडारकर विधि या व्याकरण अनुवाद विधि है उसको कौन लेकर आया था, जो संस्कृत के विद्वान थे डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, उन्हीं के द्वारा लाई गई थी जो भंडारकर विधि। उनके सरनेम पे इसका नाम पड़ा व्याकरण अनुवाद विधि का। उन्होंने इस पर 2 पुस्तिकाएं भी लिखी। कौन कौन सी पुस्तिकाएं दोस्तों, मैं आपको यह भी बताता हूँ कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों देखेंगे इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं। एक है मार्ग उपदेशिका और दूसरी है संस्कृत मंदिरांत। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि मार्ग उपदेशिका किसकी पुस्तक है या फिर संस्कृत मंदिरांत किसकी पुस्तक है। तो क्या है दोस्तों, रामकृष्ण गोपाल जो भंडारकर है, भंडारकर विधि के जन्मदाता ही कहेंगे। उनकी जो 2 पुस्तक हैं, एक का नाम है मार्ग उपदेशिका और एक का क्या है दोस्तों, संस्कृत मंदिरांत। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बुक्स में जो अपने नोट्स हैं उनमें स्टार लगा लेना दोस्तों, नोट करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृत से अंग्रेजी और अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको, जो भंडारकर विधि है या व्याकरण अनुवाद विधि है, किसका विकसित रूप है, जो लॉर्ड मैकाले हैं उनके द्वारा लाई गई शिक्षा पद्धति का। इस वजह से जो पश्चिमी सभ्यता है उसी साइड ज़्यादा रहती है। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो संस्कृत है व्याकरण अनुवाद विधि की पहली भाषा है और जो पश्चिमी सभ्यता की अंग्रेजी भाषा है वह इसकी दूसरी भाषा है।
तो क्या होता है इसमें व्याकरण अनुवाद विधि में, अच्छे से समझ लेना दोस्तों, संस्कृत से अंग्रेजी और इसमें अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इस विधि पर वामन शिवराम आप्टे। वामन शिवराम आप्टे संस्कृत के विद्वान थे। देखेंगे दोस्तों इन्होंने क्या कहा है या क्या कौन सी पुस्तक लिखी है। इस विधि पर वामन शिवराम आप्टे ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है दोस्तों, स्टूडेंट गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। हमने 3 बुक देख ली हैं, 2 भंडारकर जी द्वारा और एक वामन शिवराम आप्टे द्वारा। वामन शिवराम आप्टे जी ने कौन सी लिखी दोस्तों, स्टूडेंट गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन। और वहीं बात करें भंडारकर गोपाल कृष्ण भंडारकर हैं, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी, उन्होंने मार्ग उपदेशिका और संस्कृत मंदिरान लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इस विधि के माध्यम से कंठस्थीकरण की अपेक्षा बोध शक्ति को जागृत करना और अभ्यास पर बल दिया जाता है। जिन्होंने भी जो लास्ट की 3 क्लासें हैं उनको कंठस्थीकरण का मतलब समझ में आ गया होगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो परंपरागत या प्राचीन विधियाँ चल रही हैं उनकी जो पहला भेद था या पहला प्रकार था कौन सा था दोस्तों, पाठशाला विधि या गुरुकुल परंपरा। और पाठशाला विधि के कितने भेद थे दोस्तों, 10 भेद थे। जैसा कि हम देख चुके हैं 10 के 10 भेद क्या दोस्तों, कंठस्थीकरण। कंठस्थीकरण का मतलब हो जाएगा रटने पे, मतलब कि जो पाठशाला विधि है उसके 10 के 10 भेद हैं, जो प्रकार हैं, वह क्या कहते थे कि जो वेद हैं, मंत्र हैं, उनको रटवाया जाता था उन विधियों में जो प्राचीन समय की विधियाँ थीं। लेकिन दोस्तों जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसमें कंठस्थीकरण की अपेक्षा, मतलब कि इसमें कंठस्थीकरण पर बल नहीं दिया जाता है, रटवाया नहीं जाता है। फिर क्या किया जाता है देखेंगे, बोध शक्ति को जागृत करना और अभ्यास पर बल दिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसमें कंठस्थीकरण पर बल ना देकर क्या होता है, बोध शक्ति को जागृत किया जाता है और अभ्यास पर बल दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी विधि कंठस्थीकरण पर बल देती है और कौन सी नहीं देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस विधि के द्वारा सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण पाठ की उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है। उस व्याकरण नियम का पर्याप्त अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास के लिए नवीन शब्द बताए जाते हैं। देखेंगे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कह रहा है, इस विधि के द्वारा जो दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि है इसमें क्या होता है, जो भी संस्कृत व्याकरण का जो पाठ होता है उसका व्याकरण द्वारा व्याख्या की जाती है। कैसे दोस्तों, उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है, उस व्याकरण पाठ की नियम के द्वारा नहीं की जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो उदाहरण सहित तो व्याख्या हो जाती है लेकिन जो दोस्तों नियम रहते हैं उनको क्या, उनका पर्याप्त अभ्यास कराया जाता है और पर्याप्त अभ्यास कराने के लिए नवीन शब्द बताए जाते हैं। एक बार फिर समझा दूंगा दोस्तों, व्याकरण अनुवाद विधि जो है उसमें जो संस्कृत व्याकरण का पाठ रहता है उसकी उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है और जो नियम रहते हैं उनका पर्याप्त अभ्यास कराया जाता है और पर्याप्त अभ्यास के लिए जो शब्दकोश रहता है उससे नवीन नवीन जो शब्द रहते हैं उनको बताया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, उन वाक्यों के अभ्यास हेतु शब्दकोश से नए नए शब्दों का बोध कराया जाता है। पढ़ चुके हैं दोस्तों इसको तो। जैसे कि आगे देखेंगे व्याकरण अनुवाद विधि, भंडारकर विधि। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे जो व्याकरण अनुवाद विधि है या फिर इसको भंडारकर विधि भी बोला जाता है, उसके 4 सोपान हैं। कितने हैं दोस्तों, 4 हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। देखेंगे कौन कौन से सोपान है। व्याकरण पाठ, जैसा कि लास्ट पॉइंट में देख चुके हैं, जो भी व्याकरण संस्कृत का पाठ रहता है उसकी उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है और फिर उन नियमों को क्या याद करवाया जाता है, नहीं दोस्तों अभ्यास करवाया जाता है, तो वैसे ही वह याद हो जाते हैं और नवीन शब्द बताए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कौन सा सोपान है, प्रथम भाषा संस्कृत से द्वितीय भाषा अंग्रेजी में अनुवाद। जैसा कि दूसरे पॉइंट में हम देख चुके हैं, जो प्रथम भाषा संस्कृत है, व्याकरण अनुवाद विधि की कौन सी, जो प्रथम भाषा कौन सी है, संस्कृत है, द्वितीय भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी क्यों है यह भी हम जान चुके हैं, क्योंकि दोस्तों जो लॉर्ड मैकाले जी जो थे उन्होंने भारत में नवीन शिक्षा पद्धति जो 1835 में लाए थे उसी का विकसित रूप है। इसी वजह से इसकी जो द्वितीय भाषा है वह कौन सी है, अंग्रेजी है। तो व्याकरण अनुवाद विधि में दोस्तों संस्कृत से जो द्वितीय भाषा है उसमें अनुवाद किया जाता है। और जो थर्ड सोपान है क्या कहता है दोस्तों, द्वितीय भाषा अंग्रेजी से प्रथम भाषा संस्कृत में इससे अनुवाद किया जाता है। और जो फोर्थ है वह शब्दकोश का ज्ञान। बिल्कुल दोस्तों, एक बार फिर देख लेंगे चारों के चारों सोपान को एक साथ। पहला सोपान है व्याकरण पाठ, आप सभी लोगों को पता ही है, उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है और नियमों का अभ्यास कराया जाता है और शब्दकोश से नवीन शब्द बताए जाते हैं अभ्यास के लिए। सेकंड है प्रथम भाषा संस्कृत से द्वितीय भाषा अंग्रेजी में अनुवाद। बिल्कुल दोस्तों। और जो थर्ड है द्वितीय भाषा अंग्रेजी है उससे प्रथम भाषा संस्कृत में अनुवाद। और जो फोर्थ है शब्दकोश का ज्ञान। आगे देखेंगे दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि के आप गुण और लाभ देख लेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होती है। देखेंगे आगे, अच्छाई और बुराई तो होती भी है, कोई भी चीज़ हो। गुण देखेंगे दोस्तों क्या क्या है। इस विधि में कठिन नियम हटाकर सरल वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, क्या होते हैं जो भी कठिन नियम होते हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं जो संस्कृत व्याकरण का पाठ रहता है
उसकी उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है। दोस्तों जब उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है तो वह सरल हो जाता है बच्चों के लिए। एकदम से उनको नियम नहीं पढ़ाए जाएंगे, उनका अभ्यास नहीं कराया जाएगा, वह समझ ही नहीं पाएंगे। तो जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसमें कठिन नियमों को हटाकर सरल वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। अब इसका पूरी तरह से जो विश्लेषण है वह सेकंड पॉइंट में करेंगे। इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म और सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात की ओर मनोवैज्ञानिक नियमों पर ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जो व्याकरण विधि है या भंडारकर विधि है उसमें स्थूल से सूक्ष्म मतलब कि जो सामने वस्तु उपस्थित रहती है उसको स्थूल कहा जाता है और जो सामने नहीं रहती है उसको सूक्ष्म कहा जाता है। इसको मूर्त व अमूर्त भी कहा जाता है। दोस्तों क्या होता है इसमें सरल से लेकर कठिन जो सरल नियम रहते हैं पहले उनका अभ्यास कराया जाता है, उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है, उसके बाद धीरे धीरे कठिन की ओर जाया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बिल्कुल दोस्तों, जो बच्चे रहते हैं उनको जो जैसे कि संस्कृत का कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है उनको उस पाठ के बारे में कितनी जानकारी है उसी को लेकर उनको आगे बढ़ाया जाता है और अज्ञात की ओर ले जाया जाता है और साथ में मनोवैज्ञानिक नियमों पर ध्यान दिया जाता है। जैसा कि पहले पॉइंट में देख चुके, कठिन नियम हटाकर सरल वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है और ये बिल्कुल इस पॉइंट में दिख रहा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से आएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि बल देती है, तो भंडारकर विधि है। सरल से कठिन की ओर भंडारकर विधि, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भंडारकर विधि। कंठस्थीकरण पर कौन सी विधि बल देती है, तो दोस्तों पाठशाला विधि है, गुरुकुल परंपरा। उसी के जो 10 भेद हैं उनमें से कोई एक आ जाए तो उसका लगा देना। दोस्तों आगे देखेंगे दोस्तों, जैसा कि अच्छाई भी होती है और साथ में बुराई भी होती है। तो दोस्तों दोष देख लेंगे इस विधि के क्या क्या दोष हैं। इस विधि में व्याकरण अनुवाद पर अधिक बल दिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, नाम ही उसका व्याकरण अनुवाद विधि है, जो कि प्रथम भाषा संस्कृत से द्वितीय भाषा अंग्रेजी में क्या होता है दोस्तों, अनुवाद किया जाता है। तो इसमें व्याकरण पर अधिक बल दिया जाता है। आगे देखेंगे, अधिक बल तो किसी भी चीज़ पर नहीं दिया जाना चाहिए, वह उसका दोष बन जाता है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड दोष है, इस विधि में उच्चारण, गति प्रवाह, साहित्य का अभाव रहता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम जो पाठशाला या गुरुकुल परंपरा विधि देख चुके हैं उनकी जितने भी भेद हैं उनमें क्या होता था, जो प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि रहते थे अपने स्टूडेंटों को, अपने शिक्षार्थियों को वेदों और मंत्रोच्चारों का क्या जो मंत्र रहते थे उनका उच्चारण करवाते थे, उनका कंठस्थीकरण करवाते थे। तो उससे क्या होता था, उच्चारण का विकास होता था, गति प्रवाह साहित्य का विकास होता था। लेकिन जो व्याकरण अनुवाद विधि है दोस्तों उसमें मौखिक तौर पर शिक्षण होता ही नहीं है। तो जब मौखिक तौर पर नहीं होगा तो उच्चारण का विकास भी नहीं होगा, गति प्रवाह का भी नहीं होगा और साथ साथ में साहित्य का अभाव भी रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतिम पॉइंट है, इस विधि में भाषण व श्रवण का विकास नहीं हो पाता है। दोस्तों हम सेकंड पॉइंट में देख चुके हैं, इस विधि में उच्चारण और गति प्रवाह आदि का अभाव रहता है। जब एक बालक मौखिक तौर पर उच्चारण करेगा ही नहीं तो वह भाषण और श्रवण का विकास कैसे होगा। तो दोस्तों यह भी इसका एक दोष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बार फिर इसको फास्ट देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारी व्याकरण भंडारकर विधि है 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा विकसित शिक्षा पद्धति का ही रूप है। ठीक है दोस्तों, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा यह विधि लाई गई थी, इसी वजह से इसको भंडारकर विधि कहा जाता है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, कौन कौन सी हैं, मार्गोपदेशिका और संस्कृत मंदिरांत। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। संस्कृत से अंग्रेजी और अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, पहली भाषा इस विधि की कौन सी है, संस्कृत, और द्वितीय कौन सी है, अंग्रेजी। इस विधि पर जो वामन शिवराम आप्टे थे संस्कृत के विद्वाता, उन्होंने स्टूडेंट गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन पुस्तक लिखी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कि कौन सी पुस्तक कौन से मनोवैज्ञानिक या विद्वान की है। नेक्स्ट देखेंगे, इस विधि के माध्यम से कंठस्थीकरण की अपेक्षा बोध शक्ति जागृत करना और अभ्यास पर बल दिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, यदि क्वेश्चन आ जाए कंठस्थीकरण पर कौन सी विधि बल नहीं देती, तो व्याकरण अनुवाद विधि नहीं देती, बल्कि जो पाठशाला या गुरुकुल परंपरा विधि हैं वह देती हैं। वेदों का मंत्रोच्चारों का रटवाया जाता था या कंठस्थ कराया जाता था। इस विधि के द्वारा सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण पाठ की उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है, उस व्याकरण नियम का पर्याप्त अभ्यास कराया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, समझा चुका हूँ मैं आप सभी को और आप समझ गए होंगे। उन वाक्यों के अभ्यास हेतु, बिल्कुल दोस्तों, जो उन वाक्यों के अभ्यास हेतु क्या शब्दकोश से जो नए नए शब्द हैं उनका बोध कराया जाता है। इसके 4 सोपान देख लेंगे कौन कौन से हैं। व्याकरण पाठ देख चुके हैं दोस्तों, लास्ट के पॉइंट में इसकी जो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्रथम भाषा संस्कृत से द्वितीय भाषा अंग्रेजी में अनुवाद, बिल्कुल दोस्तों ये सेकंड है। थर्ड क्या है, द्वितीय भाषा जो अंग्रेजी है उसका प्रथम भाषा संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। और फोर्थ इसका सोपान है शब्दकोश का ज्ञान। जल्दी से गुण और दोष देख लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। इस विधि में कठिन नियम हटाकर सरल वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, देखेंगे किस प्रकार से। इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म, सरल से जो सरल नियम रहते हैं पहले उनका अभ्यास कराया जाता है, फिर कठिन का, और फिर जो ज्ञात रहता है बच्चे को उससे उसको अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। मनोवैज्ञानिक नियमों पर ध्यान दिया जाता है। दोष देख लेंगे,
इस विधि में व्याकरण अनुवाद पर अधिक बल दिया जाता है। इसका नाम ही व्याकरण अनुवाद विधि है, तो इसका व्याकरण पर भी बल दिया जाता है। जैसा कि संस्कृत से इंग्लिश जो अंग्रेजी है उसमें क्या होता है दोस्तों, अनुवाद किया जाता है, और जो द्वितीय भाषा अंग्रेजी है उससे संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। सेकंड है इसका, इस विधि में उच्चारण, गति, प्रवाह, साहित्य का अभाव रहता है। दोस्तों क्या होता है, इसमें मौखिक तौर पर शिक्षण नहीं कराया जाता, इस वजह से उच्चारण व गति प्रवाह का अभाव रहता है, साहित्य का भी रहता है। इस विधि में भाषण व श्रवण का विकास नहीं हो पाता है। जब एक बालक उच्चारण करेगा ही नहीं तो भाषण और श्रवण का होगा ही कैसे। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, परंपरागत प्राचीन उपगम, आज यहाँ पर यह 4th क्लास में समाप्त होता है। अब बात करेंगे कल से नवीन आधुनिक जितने भी इसके प्रकार हैं सभी को देखेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको तभी मिलेगी। और साथ साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।